हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लिवस्ट्रीम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना प्यारा प्रगट सर आपकी अपनी क्लास में। और एक बहुत छोटा सा सेशन है हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा था कि अभी रेलवे के लगातार आप लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं। जैसे आरआरबी जेई का आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। जैसे कि आपने देखा जो टेक्नीशियन है, रेलवे टेक्नीशियन जो है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 जो है, उसका जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। उसकी जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई हैं आयोग की तरफ से। और अभी आपको पता है कुछ समय बाद ही आपको एनटीपीसी का भी एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, कि सर अब टाइम हमारे पास बचा है कम, तो हम कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को तैयार करें एग्जाम के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले से पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारे बच्चों ने अभी कुछ समय पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है अपनी, बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे होंगे पढ़ाई के साथ। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर कैसे करें तैयारी, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, सर कैसे क्वालिफाई करना है मुझे एग्जाम। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की जब इतनी परेशानियां हैं तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे अगर आप उस तरह से अगर आप खुद को प्रिपेयर करते हैं तो क्या होगा, आपका जो एग्जाम है वो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आज आपको टॉप 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आपको मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आप खुद को आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, मात्र 10 पॉइंट, आज का कुछ सेशन छोटा सा होगा, लेकिन जितना छोटा उतना ही ये मोटा, मतलब कह सकते हो, वो कहता है ना घाव देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही वाला सीन है कि ये सेशन तो छोटा होगा लेकिन इसके फायदे बहुत सारे होंगे आपके लिए। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से पहले सेशन को कर देंगे लाइक, और फिर हम करेंगे अपने सेशन की स्टार्ट। ठीक है, चलो। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, टॉप 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ रेलवे का, जिन भी बच्चों का एग्जाम्स लगा है वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कैसे अपने आप को तैयार करेंगे, कैसे वो एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो कैसे वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, कैसे क्या करना है आपको, क्या क्या करना चाहिए आपको इस समय। क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं शेष है, मुश्किल से अब आपके एग्जाम में 15-20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो आप लोग कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम एक सेशन करने वाला है छोटा सा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आता हूँ अपने पॉइंट्स पे। और जो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा ये है आपसे, वो ये है, आपको सबसे पहले जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है और जो एंड सिलेबस, एग्जाम का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है, सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए। आप जिस भी एग्जाम के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, वो चाहे आरआरबी जेई हो, या फिर आपका वो एनटीपीसी हो, या फिर आपका आरपीएफ हो, या फिर आपका टेक्नीशियन हो, जिस भी चीज के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता होता है कि हमारे पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, बस उन्हें पेपर देने जाना होता है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं उसमें 3 ही सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं। अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो 3 सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ्स। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है आपका, मैथ्स होता है। दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है आपका, रीजनिंग होता है। और तीसरा सब्जेक्ट जो आपका होता है क्या होता है, जनरल साइंस का होता है, जीएस का होता है। मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, 25 क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, खैर चलो, नंबर की इसकी तो बात नहीं करते कि कितने क्वेश्चन आते हैं, बस आप ऐसे देख लो कि, क्योंकि फिर ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे हम, ज़्यादा डिटेल में जाना क्योंकि वीडियो आपका शॉर्ट ही रहने वाला। तो मेनली जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाने हैं वो आपसे यहाँ पर कितने पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है आपका। मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से आने हैं, जीएस के अंदर क्या क्या आना है आपका। और एक चीज आपको बताना चाहिए, जो एग्जाम की ड्यूरेशन है, जो एग्जाम टाइम है आपका, वो क्या है, कितने समय में आपको कितना काम करना है। तो जो नॉर्मली एग्जाम की टाइमिंग रखी गई है वो सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 1 जो आपका होगा, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 क्वेश्चंस करने होंगे। और कितने घंटे में, आप कह सकते हो 90 मिनट में। 90 मिनट मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हो 1.5 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका सीबीटी 2 होगा, इसके बाद एक और पेपर होना है जो आपका सीबीटी 2 का होगा। उसमें क्या करना है, उसमें आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि 90 मिनट में ही करने होंगे। मतलब
जब आप CBT 2 देने जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर 100 है 90 मिनट में और यहाँ पर 20 या 90 मिनट्स में, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। मतलब खुद को थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा आपको CBT 2 में। तो मैं पहले फिलहाल तो अभी प्री की बात करूंगा आपसे। तो मैथ, रीजनिंग, GS आपके 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस और 90 मिनट में आपको क्या करना होगा, ये पार्ट करना होगा। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस आपका क्या है, इसकी आप सबसे पहले जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आपसे पहला पॉइंट है हमारा आपसे जो डिस्कशन का है कि एग्जाम पैटर्न और क्या सिलेबस की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल डिसाइड करना है। हम पढ़ते तो हैं, पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, कोई 8 घंटे कर रहा है, कोई 10 घंटे कर रहा है, कोई 12 घंटे भी कर रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है हम लोग रेगुलरली नहीं पढ़ पाते, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते। कि अगर आज पढ़ाई हो रही है हमारी 8 घंटे आज हम पढ़ रहे हैं तो कल भी हम 8 ही घंटे पढ़ जाएं, ये कोई जरूरी वाली बात नहीं है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि कल भी आपको 8 घंटे आप पढ़ पाओगे, हो सकता है कल आपके 5 ही घंटे हो जाए या हो सकता है 12 घंटे भी कई बार हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है एक टाइम टेबल बना लो और टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए जो कम से कम, एटलीस्ट बता रहा हूं, कम से कम 8 आवर्स का होना चाहिए, 8 घंटे से और मैक्सिमम फिर आप जितना पढ़ सकते हो उतने घंटे का कम से कम एक टाइम टेबल बना लो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो अब 8 घंटे से कम के बारे में सोचना भी नहीं, है ना, क्योंकि अभी तक आप जैसे पढ़ रहे थे डजंट मैटर, लेकिन अब से आपको कैसे पढ़ना है, 8 घंटे कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और इन 8 घंटे में मैं आपको बता देता हूं कैसे डिवाइड करना है आपको। आप 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बना लो, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का और 2 घंटे का, ठीक है। 2-2 घंटे का 4 स्लॉट बना लो आप। और 2 घंटे में मैं आपको बताता हूं, 2 घंटे में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, मान लिया यहां पर मैंने कौन सा सब्जेक्ट कर लिया है, मैथ्स कर लिया है, ठीक है। 2 घंटे हमने क्या कौन सा सब्जेक्ट कर लिया, मैथ्स कर लिया। मैथ्स के टॉपिक्स हमने कवर किए, हमने क्वेश्चंस किए, 100 क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर लिए, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो होने चाहिए 2 घंटे में ना, 70-80 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर 2 घंटे में फिर आप टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। तो 2 घंटे आपको क्या करना है, मैथ्स बैठ के कर लेनी है, कम से कम एटलीस्ट कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 80 to 100 क्वेश्चन आप पर डे कम से कम प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। इसके बाद क्या करना है, ऐसा नहीं है लगातार आपको 8 घंटे पढ़ाई कर लेनी है, लगातार 8 घंटे आप नहीं बैठ सकते। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे की हमने क्या कर लिया, मैथ कर लिया। 2 घंटे की मैथ के बाद हमें क्या करना है, हमें 15 मिनट का, 15 मिनट का हमें क्या करना है, एक ब्रेक ले लेना है। क्या लेना है, एक ब्रेक लेना है। लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पर ब्रेक लेते समय कि आपका ब्रेक जो है वो 15 मिनट का ही हो, 15 मिनट से 16 मिनट का ना हो, है ना। 15 मिनट अगर टाइम देख के हमने बैठा हुआ हूँ कि 15 मिनट है तो 15 मिनट का ही ब्रेक होना चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा का ब्रेक आपको नहीं लेना। कई बार ऐसा होता है हम ब्रेक पे जाते हैं जब, तो सोच के जाते हैं 15 मिनट जाएंगे, लेकिन कई बार वो 20-25 मिनट, आधे घंटे तक हम क्या करते हैं उसको खींच लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 15 मिनट का ब्रेक सोच के रखा हुआ है तो फिर 15 मिनट का ही ब्रेक हुआ, मतलब आपको टाइम के साथ क्या करना रहना पड़ेगा, पंचुअल रहना पड़ेगा, तभी आपका काम चलने वाला, अदरवाइज ये काम आपका ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो 15 मिनट मतलब 15 मिनट। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे का एक सेशन लिया हमने, मैथ्स के 70-80 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद क्या किया, हमने 15 मिनट का क्या कर लिया, एक ब्रेक ले लिया। ब्रेक के बाद वापस आए और हम फिर से 2 घंटे के सेशन पे आ गए और फिर हमने क्या कर लिया, मान लिया मैथ हमने पढ़ लिया, तो मैथ के बाद मेरा मन कर गया कि चलो भाई जीएस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, जनरल साइंस पढ़ लेते हैं। तो हमने जीएस का क्या है, जीएस का अपने हमने पार्ट क्या कर लिए, पढ़ लिया। अभी ये भी बताऊंगा आपको मैं कैसे पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि किताब खोल के और फिर शुरू कर दिया एक तरफ से, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या कर लिया, जीएस पढ़ लिया। जीएस जब खत्म हो गया आपके 2 घंटे, फिर से क्या करना है आपको, फिर से क्या करना है, फिर से एक बार 15 मिनट का ही आपको क्या कर लेना है, ब्रेक ले लेना है। 15 मिनट का आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद फिर क्या हुआ, 2 घंटे, फिर से जब आप 15 मिनट बाद आए ब्रेक के बाद, तो फिर से 2 घंटे में आपको क्या करना है, अब आपको क्या कर लेनी है, रीजनिंग कर लेनी है। रीजनिंग को मैंने बाद में इसलिए भी रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि रीजनिंग इजी है, तो अगर हम बाद में रीजनिंग को रखेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर मान लिया मेरा ब्रेन, मेरा माइंड थोड़ा सा थक भी गया है तो रीजनिंग करते समय उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड से पहले ही चीज माइंड में एक चीज हो जाती है कि रीजनिंग क्या है, सरल है। ऐसी बच्चों की मानना होती है, अवधारणा होती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सरल है, लेकिन बच्चों का मानना होता है रीजनिंग सरल है, तो आप इसको बाद में रखेंगे। तो जो चीज आपको टफ लग रही है, जो चीज आपको लग रहा है कि ज्यादा हार्ड लगती है आपको, अगर जीएस ज्यादा हार्ड लगती है तो जीएस को ऊपर रख लो, मैथ को नीचे रख लो। अगर मैथ लगती है थोड़ा की हार्ड है तो मैथ को ऊपर रखो, जीएस को नीचे रखो। जो चीज ज्यादा हार्ड लगती है उसको आप ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद उससे इजी और फिर इसका सबसे इजी वाला, ताकि अगर हम थक भी जाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो, पढ़ते रहेंगे हम, ठीक है ना।
हमारा जो कंटिन्यू जो हमारा टाइम टेबल है वो ब्रेक ना हो। तो रीजनिंग क्या किया हमने, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लिया। 2 घंटे रीजनिंग के बाद फिर हमने क्या किया, फिर से हमने एक बार 15 मिनट का ब्रेक ले लिया है। ठीक है, क्या कर लिया, 15 मिनट का फिर से क्या कर लिया हमने, शॉर्ट सा ब्रेक ले लिया। इस ब्रेक के दौरान आप क्या करेंगे, आपका मन है आप गाना सुनना चाहते हैं तो आप गाना सुन लो, आपका मन है पानी पीने का आप पानी पी लो, आपको मन कुछ खाने का हो रहा है तो हल्का फुल्का कुछ खा लो, है ना। ऐसा करके आपको एक क्या करना है, ऐसे चीजें कर लेनी है, छोटी छोटी चीजें कर लेनी है। ठीक है, या आपका मन कर रहा है कोई अच्छा सा सॉन्ग देखने का, वीडियो देखने का, आपने देख लिया, रील्स देखने का मन हो रहा है तो देख लेना, लेकिन रील्स देखते हुए याद रखना है, मैंने कहा कि ना कि 15 मिनट मतलब 15 मिनट, कुछ भी हो 15 मिनट। इसके बाद ये जो 2 घंटे हैं इसमें आपको क्या करना है, इस 2 घंटे में क्या करना है बच्चे, इस 2 घंटे को आप 2 पार्टों में तोड़ लो, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो इस 2 घंटे को। इसमें से जो 30 मिनट होंगे स्टार्टिंग के, जो आपके 30 मिनट होंगे, ये 30 मिनट आप दे दो किसको, करंट अफेयर्स को। ठीक है, करंट अफेयर्स जो आपकी करंट अफेयर्स होती है ना, 30 मिनट दे दोगे, मुझे लग रहा है कि पर डे की करंट अफेयर आराम से आपकी निपट जाएगी। पर डे की क्या, इवन उसके पीछे की भी करंट अफेयर आपको एक मंथ की, मतलब एक जो वीडियो हो जाते हैं आप देख लो, आधे आधे घंटे के होते हैं, तो आप आधे घंटे में क्या होगा वो वीडियो आप देख लोगे। ठीक है, तो ये 30 मिनट किसको दे दिया हमने, करंट अफेयर दे दिया। और जो बचा हुआ 90 मिनट है, 90 मिनट है, ये 90 मिनट हमने किसके लिए दिया है, ये 90 मिनट हमने दिया है मॉक टेस्ट के लिए। किसके लिए दिया है, मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो मॉक टेस्ट एंड इसमें लिख सकते हैं आप क्या, पी बाई क्यूज, मतलब मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए हमने क्या किया है, 1.5 घंटे का एक अलग स्लॉट रखा है, जिसमें हमारा क्या है, मॉक टेस्ट हम दे लेंगे, या फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेंगे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं और उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक ब्रेक के साथ एक चार्ट आपका तैयार हो गया है 8 घंटे का, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, और जिसमें आप 15-15 मिनट का बीच में 2 बार 3 बार ब्रेक भी ले रहे हैं, ताकि आपका चीजें आपकी स्मूथली चल पाए। ऐसा नहीं है आप बैठ गए 8 घंटे आपको लगातार पढ़ाई करनी है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ब्रेक ले लेके आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है ना बात। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट कि आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बना लेना है, 8 आवर्स का मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम आप जितना भी पढ़ सकते हैं आप उतना करो, उसके टाइम को इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, चलो बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की। हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा, हमारा तीसरा पॉइंट ये होगा कि भाई देखो जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इनको अभी मैंने पहले भी कहा, इनको क्या देनी पड़ेगी, आपको प्योरिटी में रखना पड़ेगा, है ना। और प्योरिटी में कैसे रखना पड़ेगा, कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, नॉर्मली रेलवे की अगर मैं बात करूं तो जीएस और क्या बोलते हैं मैथ ही बच्चों को क्या लगती है, टफ लगती है। तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उसको आप कहां रखोगे, उसको आप ऊपर रखोगे। ठीक है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को जीएस टफ लग रही है तो वो जीएस पहले नंबर पे रखेगा। ठीक है, या फिर अगर किसी बच्चे को मान लो मैथ टफ लग रही है तो मैथ रखेगा पहले नंबर पे। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपको उससे इजी सब्जेक्ट चूज कर लेना है। जैसे मान लिया आपको जीएस ज्यादा कठिन लग रही थी तो आपने जीएस पहले नंबर पे चूज किया, मैथ को आपने दूसरे नंबर पे रख लिया। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या रख दिया, तीसरे नंबर पे रीजनिंग रख दिया। और मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चे मेनली ऐसा ही करेंगे कि जीएस पहले नंबर पे, मैथ दूसरे नंबर पे और रीजनिंग तीसरे नंबर पे रहेगी। या फिर बहुत सारे बच्चे बस इसका एक चीज और कर सकते हैं कि मैथ को पहले नंबर पे रख सकते हैं और जीएस को दूसरे नंबर पर, और रीजनिंग हमेशा तीसरे नंबर पे आपको रख लेनी है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, जो टफ सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा वो आप पहले रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर उसका तीसरा वाला। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको विषयों का क्या बना देना है, प्राथमिकता देनी है, आपको प्रायोरिटी में देनी है, कठिन वाला ऊपर और उससे इजी वाले क्या होंगे, नीचे होंगे। ठीक है, बात करते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की। तो हमारा आज का चौथा पॉइंट क्या है, हमारा चौथा पॉइंट ये भाई कि जो नोट्स हैं आपके, है ना, आपने क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, आप नोट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आप नोट्स बना लेते हैं। तो आपको अब जो पढ़ाई करनी है, अब जो इस समय जो आपको पढ़ाई करनी है वो नोट्स से करनी है। क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्ट कर करके बनाते हैं ना, हर चीज नोट्स पे नहीं लिखते। कुछ जो टीचर बोल रहा होता है उससे बहुत कम चीजें, जो मेन मेन चीजें होती हैं वो हम क्या करते हैं, अपने नोट्स पे लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जब पढ़ाई करनी है तो किससे करनी है, वो नोट्स से करनी है। किससे करनी है, नोट्स से यहाँ पर पढ़ाई आपको करनी है। बहुत सारे बच्चे बुक्स का सहारा लेते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप कोशिश करो कि बुक्स आपको अब यूज नहीं करनी, बुक्स का यहाँ पर काम नहीं रह गया। अब आप नोट्स से पढ़ाई करो ताकि कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन हो जाए, क्योंकि नोट्स में मेन मेन चीजें लिखी होती हैं, कम समय में ज्यादा रिवीजन करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब नोट्स का सहारा लेंगे, अपने 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 जो नोट्स बनाए हैं हम उन नोट्स से पढ़ाई करेंगे। किताबों में नहीं, क्योंकि किताबों में बहुत सारा लिखा होता है और इतना पढ़ने के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। तो कोशिश करो किताबों से अभी बचो, और क्या अपने नोट्स से क्या करो, आप उसको रिवाइज करते रहो, उसको प्रिपेयर करते रहो। ठीक है ना, तो बुक से बचना है आपको और नोट से क्या करनी है, आपको फिलहाल अभी तैयारी कर लेनी है। अगर हम बात अपने नेक्स्ट पॉइंट की करें, अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट पे सबसे जो मेन थिंग है, सबसे जो मेन चीज आती है इसके अंदर, वो क्या आती है, वो आती है प्रैक्टिस। क्या आती है, प्रैक्टिस। बच्चे मेरे वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब क्या,
जो आपकी प्रैक्टिस है ये आपको क्या कर देगी, परफेक्ट बना देगी। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी मैंने कहा 2 घंटे का स्लॉट मैंने इसीलिए निकाला ताकि आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग प्रैक्टिस पे भी ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि देखो कंटेंट तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन अब क्या है, अब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ पढ़ाने से क्या किसी का सिलेक्शन हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। देखो सिलेक्शन ना, सिलेक्शन के दो रीजन्स हैं। सिलेक्शन दो प्रकार से आपका हो सकता है। पहली चीज क्या है, पहली चीज तो ये है कि आपको क्या है, कंटेंट का नॉलेज, नॉलेज ऑफ कंटेंट। ठीक है, पहली चीज क्या होता है, नॉलेज ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं उसका कितना नॉलेज है आपको, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होती है, सेकंड थिंग होती है क्या, प्रैक्टिस। सेकंड थिंग क्या होती है, प्रैक्टिस। और जब ये दोनों एक साथ चलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, मतलब कह सकते हो 50% 50% ऐसा करके आप चला लो चाहे तो। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि नॉलेज ऑफ कंटेंट और प्रैक्टिस, जब आप दोनों चीजें एक साथ लेके चलोगे, तब जाके क्या होगे, आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तब जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, ऐसा मत सोचना है सिर्फ प्रैक्टिस करने से सफलता मिल जाएगी, कंटेंट का नॉलेज नहीं है तो फिर क्या ही कर पाओगे। अगर कंटेंट का नॉलेज बहुत सारा है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तब भी सफलता आपको नहीं मिलने वाली। आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी कि कंटेंट का नॉलेज भी हो और प्रैक्टिस भी हो, तब जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिल जाएगी और जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रैक्टिस करते रहना आपको। और प्रैक्टिस में क्या करना है, प्रैक्टिस में आपको अभी फिलहाल क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने, जितने ज्यादा लगा सको, जितने ज्यादा लगा सको, जितने भी टेस्ट आप कर सकते हो उतने टेस्ट आप लगा लो, मॉक टेस्ट। और साथ में क्या, साथ में PYQs को जरूर सॉल्व कर लें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। और एटलीस्ट 10 ईयर के, कम से कम 10 साल के, कम से कम मैं बात कर रहा हूं, बाकी जितना कर सको उतना कर लो, लेकिन कम से कम 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लो। इससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसे हमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे हमें इसका आंसर देना है। तो कम से कम 10 साल के आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है ना बात यहाँ पर बच्चे, तो ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 6 की बात करें, तो भाई देखो अभी क्या करना है, देखो हम प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमको दो चीजों का ख्याल भी रखना होता है। क्या, पहली चीज क्या होती है, स्पीड। पहली चीज क्या होती है, स्पीड। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है एक्यूरेसी। ठीक है, पहली चीज क्या है, स्पीड, मतलब क्या है, गति, गति। और एक्यूरेसी मतलब क्या, सटीकता। ठीक है, सटीकता। तो गति और सटीकता, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। इन दोनों क्या रखना पड़ेगा, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, गति का भी और किसका, सटीकता का भी। इन दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा आपको, कि गति भी आप में होनी चाहिए, मतलब स्पीड भी आप में होनी चाहिए, और सटीकता भी होनी चाहिए, मतलब सही भी होना चाहिए। कई बार हम तीर तो मारते हैं लेकिन गलत निशाने पे मार देते हैं, है ना। तो आपको तीर मारने का अभ्यास भी होना चाहिए और पॉइंट पे तीर मारने का भी अभ्यास होना चाहिए। दोनों चीजें आपको होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो गति आपको बनानी है, मतलब क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, कि आपको क्या करना है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं प्री की बात करूं, 90 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आप कह सकते हो 1 मिनट से भी कम का टाइम यहां पर आपको मिलेगा, अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो। कब, अप्रोक्सीमेट 48 से 50 सेकंड का टाइम यहाँ पर आपको क्या होगा, मिलेगा, 48 से 50 सेकंड का। तो आपको 48 से 50 सेकंड का टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहली चीज तो आपको क्या होनी चाहिए, स्पीड में होने, स्पीड में क्वेश्चन करोगे तभी आप 48-50 सेकंड में से क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो 48 से 50 सेकंड में मतलब स्पीड में भी क्वेश्चन करना है और सटीकता भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हुआ है स्पीड में लगे पड़ा हूं मैं, लेकिन फिर भी आंसर हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया, कहीं कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी है। तो आप में गति भी होनी चाहिए, मतलब स्पीड भी होनी चाहिए, और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि हम सही आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो गति और सटीकता, इन दोनों का क्या करना है, आपको अभ्यास करते रहना है मॉक टेस्ट और PYQs में, जो कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर घर से ही होके चाहिए कि 90 मिनट में अगर 100 की बजाय 110 क्वेश्चन भी वहां आ जाएं, हालांकि आएंगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस हमें ऐसी करनी है कि अगर 90 मिनट में अगर 110 क्वेश्चन भी होंगे तो हम सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्पीड और सटीकता का क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस बनाना है, सामंजस्य बना के रखना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपने, तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो यहाँ पर ये काम बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, लेकिन ये काम आपको करना है। क्या करना है, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या करें, उसका एनालिसिस करें, उसका क्या करें, एनालिसिस करें। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्या करना है, इसके बाद हमको उसका एनालिसिस करना है कि हमने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए। मान लिया फॉर एग्जांपल हमने 100 क्वेश्चन किए टोटल, है ना, मान लिया हमने 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट दिया। अब 100 क्वेश्चन में से मेरे 15 क्वेश्चन, 12 से मान लो 12 या 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन क्या हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं। और बाकी की मान लो क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं, मान लो 78 टू 80 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं, सही हो गए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, 75 टू 78 होगा वैसे, 75 टू 78।
क्वेश्चन ये क्या हो गए हैं, राइट हो गए हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे कम देखते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है 100 में से 78 नंबर आ गए, 75 नंबर आ गए, बस बहुत हो गया, इतना तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो एग्जाम की बात हो रही थी ना। आपको क्या करना है, आपको 100 में से 75 नंबर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान किस पर रखना है, आपको ध्यान रखना है ये 12 से 15 क्वेश्चन ये आपसे गलत क्यों हुए, इसमें ऐसा क्या पूछा गया जो आपने गलत कर दिया। क्या आप स्पीड में करने के चक्कर में गलत कर गए, या फिर आपको चीजें आती ही नहीं थी, या फिर आप सटीक उत्तर नहीं दे पाए इसका, ये गलत क्यों हुए, इसका एनालिसिस भी आपको करना है कि 12 से 15 क्वेश्चन हमारे गलत क्यों हो रहे हैं, इनमें ऐसा क्या पूछा गया है, कौन सा नया कॉन्सेप्ट इसमें लग गया है जो मैं लगा नहीं पाया, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें क्लास में नहीं बताई गई थी। तो इन 12 से 15 क्वेश्चन का एनालिसिस ये नहीं करते बच्चे। बच्चे क्या देख रहे हो, बच्चे ये देख रहे होते 75-78 नंबर आ गए, उनको लग रहा होता है बस बहुत हो गया, आ गए बहुत सारे नंबर आ रहे, 75-78 बहुत है, इतनी तो मेरिट भी नहीं जानी। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, मेरिट का कुछ नहीं पता कितना जाने वाला। आपको क्या करना है, आपको इन पे फोकस नहीं करना है, राइट पे अभी फिलहाल फोकस नहीं करना, आपको फोकस किस पे करना है, रॉन्ग पे फोकस करना है। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम राइट पे फोकस कर रहे होते हैं, कितने सही कर रहे हैं। फोकस इस पे नहीं, फोकस इस पे होना चाहिए कितने हम गलत कर रहे हैं, कितने हम रॉन्ग कर रहे हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा गलत हो गया, आप देख लेना यहाँ पे, ये 88 होगा, 85 टू 88 होता, 85 टू 88, ठीक है। खैर चलो ये तो आप सही कर लोगे, कोई ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये फोकस किस पे रखना है, कहने का मतलब फोकस ये था हमारा कि क्या करना है, हमें रॉन्ग वाले पे फोकस करना है कि कितना रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ये जो रॉन्ग हुआ है इसमें से कितना हमने सही किया, इसमें से क्या गलती हमने की है, क्या हमने स्पीड में गलत कर दी है, या हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया, या हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, या फिर कॉन्सेप्ट हमने गलत लगाया है। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, इसका एनालिसिस करना है और इनको फिर से करना है। ये जो 12 क्वेश्चन है इनको आपको दोबारा करने हैं फिर से, ताकि ये दोबारा में क्या हो जाए, मैं सही हूं। ठीक है, तो ये काम आप अगर कर लेते हो तो मेरा मानना ऐसा है कि आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाओगे और आपको मेरिट से कोई बाहर कर नहीं पाएगा, अगर आप ये काम करते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं कर रहे होते, 90% बच्चे ये काम नहीं कर रहे होते। आप अगर करते हो तो ये मान लो आप बहुत सारे बच्चों से क्या हो जाओगे, आगे हो जाओगे, मेरिट में आपको कोई पीछे करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है ना बात। तो अब हम बात करते हैं अपने 8वें पॉइंट की। भाई 8th पॉइंट क्या है, अब ये जो एनालिसिस आपने किया था इसमें क्या करना है, आपको कमजोरियों का अपना पता लगा लेना है। कमजोरियां जब आपने पता लगा ली फिर क्या करना है, फिर तो आपको वही बात आ गई कि जब कमजोरियां हमें पता लग गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर 8वां पॉइंट क्या है, आपको क्या करना है, जो आपने एनालिसिस किया था रॉन्ग क्वेश्चन का, जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन का क्या किया था, एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के माध्यम से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या फिर क्या करेंगे, इनको दोबारा से सॉल्व करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन क्या हो जाए, अगर एग्जाम में से इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे सही करके आए, वहां पर गलत ना हो दोबारा हमसे। ठीक है ना। तो ये काम आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, रॉन्ग क्वेश्चंस का क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है और उन क्वेश्चनों को फिर से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, या फिर उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, ये अगर आप करोगे तो निश्चित तौर पे मैं लिख के रख सकता हूं इस बात को कि आप बहुत सारे बच्चों से, लाखों बच्चों से आप आगे चले जाओगे, अगर सिर्फ इतना काम आप 20 दिन करके दे देते हो तो। सिर्फ 20 दिन की बात है, 20 दिन जी जान लगा दो इस काम में, 20 दिन अगर आप इतना काम कर लोगे तो निश्चित तौर पर लाखों बच्चों से आप आगे चले जाओगे, मैं लिख के रख रहा हूं इस बात को। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, अपने 9 नंबर पॉइंट की, तो आपको क्या करना है, जैसे करंट अफेयर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कितने दिन का मैं करंट अफेयर पढ़ लूं, रेलवे में कितने दिन का करंट अफेयर पूछा जाएगा। बच्चे देखो, वैसे तो करंट अफेयर पूछने का कोई वो नहीं है ना, वो बहुत ब्रॉड चीज है कि वो कब का करंट अफेयर उठा लें पता नहीं होता है ना। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, मैं ऐसा आपको सजेशन देना चाहूंगा कि कम से कम आप 12 से 18 महीने, 12 to 18 मंथ, मतलब आप कह सकते हो 1 से 1.5 साल, 12 से 18 मंथ्स का आपको क्या करना है, करंट अफेयर कम से कम रीड करना है, कम से कम एटलीस्ट। अगर आपके पास, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो आप कम से कम 12 से 18 महीने का करंट अफेयर रीड करना है। और करंट अफेयर कैसे पढ़ना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कैसे करना है आपको करंट अफेयर रीड, भाई देखो ऐसे कर लो कि जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। अगर मान लिया उन्होंने 1 घंटे का कोई वीडियो बना रखा है, तो आप क्या करो 1 घंटे की, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो तो आप देख ही सकते थे, लेकिन 1 घंटे में भी आपको टाइम बचाना है। कैसे बचाना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि करंट अफेयर है, आप क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, बस ऐसा ही करना है आपको, ऑप्शन देख लिया बहुत ज्यादा। तो आपको करना क्या है कि जो करंट अफेयर का वीडियो, मान लो 1 आवर का वीडियो है, 1 घंटे का कोई वीडियो है, क्योंकि मंथली वीडियो बनते हैं है ना, जो मंथली वाला बना हो वीडियो, वो वीडियो आपको देखना। मान लो 1 घंटे का भी वीडियो है, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी स्पीड बढ़ा देनी है थोड़ी सी। कितनी, अगर आप 1.25 पर देख सकते हैं
तो 1.25 पे देख लो, या फिर अगर आप 1.50 भी करके इसको देख सकते हैं तो आप 1.50 पे इसकी स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख लो, है ना। इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा क्या हो जाएगा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो हमने 1.25 पे लगा लिया, थोड़ा जल्दी क्या हो गया आंसर आ गया। हम क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उससे 4 ऑप्शन देख ले रहे हैं, ये ऑप्शन, इसका सही आंसर ये वाला है। फिर क्वेश्चन देखा, इसका सही आंसर ये वाला है। तो अभी फिलहाल 20 दिन की स्ट्रेटजी में आप ऐसा काम कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। जो मंथली वीडियो होते हैं वो आप वीडियो देखेंगे और स्पीड उसकी 1.25 या 1.50 रख लेंगे, तो इसमें आपको क्या होगा, इससे मदद मिल जाएगी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आज का अंतिम पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अंतिम पॉइंट बच्चे ये है, फाइनली देखो क्या है कि आपका एग्जाम लगा हुआ है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको 2 चीजें अपने माइंड मेकअप करके रखनी है अभी से, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए। पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपको पहली चीज तो पॉजिटिव रहना है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एग्जाम के प्रेशर में आकर के बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, अरे हमें तो ये नहीं आता, हमें तो वो नहीं आता, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपको बस क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ना है, ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना कि आप बहुत सारे किताब लेके बैठ गए और सारी चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ना है, जो क्वालिटी जिसमें हो, आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है और पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है इतना काफ़ी है, इतना अच्छा है, ठीक है। आपको क्या रहना है, पहली चीज तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके पॉजिटिव रहने से सही हो जाएंगे आपके, है ना। कि अगर आप दिमाग में थोड़ी टेंशन लेके जाते हो तो आपको पता ही है कि फिर चीजें थोड़ी डिस्टर्ब होती वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहली चीज तो क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंट रहना है आपको, है ना। आपको क्या रखना है, कॉन्फिडेंट भी रहना है, पॉजिटिव भी रहना है, मतलब थोड़ा सा स्माइल भी रखो फेस पे कि हाँ ठीक है मुझे अच्छा आता है, मुझे जितना आता है इतने से ही पेपर आएगा, मैं कर लूंगा, अच्छा कर लूंगा। और दूसरी खुद पे कॉन्फिडेंस दिखाओ, बी योर ओन कॉन्फिडेंट, मतलब अपने साथ बने रहो, आपको लगे कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है बस इतना बहुत है हमारे लिए, इतना हमने अच्छा पढ़ रखा है, हमने बाकी बच्चों से हम आगे हैं, है ना। ऐसा करके आपको थोड़ा क्या कॉन्फिडेंस खुद में भर के लेके जाना है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव, इन दोनों चीज़ों की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे और कहाँ रहेंगे, आप कैसे रहेंगे, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन बच्चे था आप लोगों के एग्जाम के ऊपर कि आप लोगों का एग्जाम है, कैसे आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, और आप लोग मुझे ऑफलाइन में भी कमेंट करके फिर और भी चीज़ें बताएंगे कि आपको और किस चीज़ पर नीड है वीडियो की, आप मुझे बताएंगे, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं आपको जितनी भी मेरे से यहाँ से हेल्प हो जाएगी, मैं यहाँ से पूरी हेल्प करने की तैयारी प्रयास करता हूँ आपके लिए, पूरा तैयार रहता हूँ कि जब भी आपकी नीड हो आपको मेरी, मैं आपके लिए हमेशा आपके उम्मीदों पर क्या उतरूँ, खरा उतरूँ। तो आप लोग एक बार बताएंगे वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी और आगे आप क्या चाहते हैं, कैसी वीडियो आपके लिए लाई जाए, ठीक है। चलो बच्चों फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर।